हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट सौरभ राज। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि अगर किसी व्यक्ति का अगर एफआईआर नहीं लॉन्च किया जाता है पुलिस स्टेशन में, तो किस प्रकार अपने कंप्लेंट को कोर्ट में वो रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। और दूसरा इसमें ये रहेगा कि जो न्यू एडवोकेट्स हैं या फिर जिन्हें मतलब जानना चाहते हैं कि कंप्लेंट केस जो फाइल होता है वो कहाँ होता है, उसका ड्राफ्टिंग का क्या प्रोसेस होता है और उसका ड्राफ्टिंग कैसे करते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम ड्राफ्टिंग का जो एक फॉर्मेट है वो अटैच कर देंगे और बाकी आपको बता भी देंगे कि इसका किस तरह से ड्राफ्ट किया जाता है। तो कंप्लेंट को समझने से पहले आपको दो तीन चीज़ समझना होगा। सबसे पहले एफआईआर और कंप्लेंट का एक कंपैरेटिव स्टडी कर लेना होगा कि दोनों में क्या क्या मुख्य डिफरेंस है, क्यों आखिर कंप्लेंट किया जाता है। उसके बाद आपको समझना होगा कि कंप्लेंट कहाँ दिया हुआ है और कंप्लेंट मतलब किस आधार पे फाइल किया जाता है और किस केस में फाइल किया जाता है, और दोनों में क्या मेन डिफरेंस है। तो चलिए सबसे पहले आप समझिए एफआईआर को। एफआईआर है वो सीआरपीसी के धारा 154 में उसमें उसका जिक्र दिया हुआ है। ऐसा तो उसका एक फॉर्मल डेफिनेशन होता है, वो ये कह सकते हैं कोई लिखित आवेदन कोई भी व्यक्ति जो थाने में देता है उसको एफआईआर के रूप में लॉन्च कर दिया जाता है, और जो पुलिस के पास पावर होता है कि वो बिना मजिस्ट्रेट के अनुमति के वो उस पर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दे। जैसे जो एफआईआर होता है ना, वो केवल कॉग्निजेबल ऑफेंस में रजिस्टर्ड करवाया जा सकता है, क्रिमिनल कॉग्निजेबल ऑफेंस में। एफआईआर का ये बात हो गया। अब आइए कंप्लेंट में। कंप्लेंट क्या होता है? तो कंप्लेंट केस वो केस होता है जो कि जिसको हम लोग कॉग्निजेबल ऑफेंस हो या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हो, दोनों को हम मजिस्ट्रेट के सामने, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने रख सकते हैं। ये हो गया बात। और इसमें दूसरा बात ये है और बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो कंप्लेंट केस होता है और इसका जो मेन डिफरेंस समझ गए कि जो एफआईआर है वो कॉग्निजेबल में ही सिर्फ रजिस्टर्ड होगा, लॉन्च होगा, और कंप्लेंट दोनों में हो सकता है, या तो वो कॉग्निजेबल हो या फिर वो नॉन कॉग्निजेबल हो। तो इसमें सिर्फ आपको 3 सेक्शन याद करने होंगे। एक तो मतलब धारा 200 सेक्शन 200 सीआरपीसी को, उसमें क्या दिया हुआ है, एग्जामिनेशन ऑफ द कंप्लेनेंट का एग्जामिनेशन होगा। 201 में क्या दिया हुआ है कि अगर कोई कंप्लेंट हुआ वो नोट कंप्लेंट टू टेक कॉग्निजेंस, अगर वो कॉग्निजेंस के लायक नहीं है तो उसमें वो दिया हुआ है। 202 में क्या हुआ है, इशुएंस ऑफ प्रोसेस को स्थगित कर देना, रोक देना कि नहीं इसका जो काम है वो आगे नहीं बढ़ेगा, यहीं पे हटा दिया जाता है। और 203 में क्या है, 203 में आपका यह है कि डिसमिसल ऑफ द कंप्लेंट, अगर मजिस्ट्रेट सेटिस्फाइड नहीं होंगे तो आपका कंप्लेंट को वो डिसमिस कर सकते हैं। ये हुआ। अच्छा, दूसरा इसका जो मेन जो डिफरेंस है उसको चलिए फिर से रिवीजन करते चलते हैं कि इसका मेन डिफरेंस ये है कि एफआईआर है वो 154 में दिया हुआ है और कंप्लेंट का 200 से लेकर 203 तक दिया हुआ है सीआरपीसी के। अच्छा, जो एफआईआर है वो सिर्फ क्रिमिनल कॉग्निजेबल ऑफेंस में किया जा सकता है, लेकिन कोई भी कॉग्निजेबल हो, नॉन कॉग्निजेबल हो, या फिर जो कंप्लेंट है उसको हम लोग उस टाइप की जो कंप्लेंट होगा वो हम कंप्लेंट केस में कोर्ट में अपना आवेदन दे सकते हैं। ये हो गया मेन डिफरेंस। अच्छा, इस पे आते हैं कि इसका क्या फॉर्मेट होता है। तो देखिए, जो भी कंप्लेंट केस होता है वो मान के चलिए कि 90% जो होता है वो सीजीएम की यहाँ होता है, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की यहाँ आपको दिया जाता है। और बाकी जैसे कि कोई पॉस्को का मैटर आ गया तो डायरेक्ट वहाँ भी फाइल कर सकते हैं। फिर SC ST का हो गया, तो जितने भी कोर्ट होते हैं वहाँ पॉस्को का, SC ST वगैरह का एक स्पेशल कोर्ट होता है, तो उससे रिलेटेड मैटर होगा। और उससे रिलेटेड मैटर को आप कंप्लेंट फाइल करना चाहते हैं तो आपको वहाँ मतलब स्पेशल जाकर के जो पॉस्को कोर्ट हो गया, SC ST को स्पेशल कोर्ट हो गया, वहाँ फाइल कर सकते हैं। नहीं तो ज़्यादातर जो ऑफेंस होता है या फिर कोई ऐसा एक्ट होता है जिसका हम लोग जब कोई कंप्लेंट फाइल करना रहेगा तो हम लोग मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के यहाँ ही करते हैं, यानी CGM। और अगर कोई मेट्रोपॉलिटन सिटी है तो वहाँ मेट्रोपॉलिटन CGM मजिस्ट्रेट होता है, उनके यहाँ आपको फाइल करना है। तो अब आइए कि किस प्रकार हम एक इसका ड्राफ्टिंग तैयार करें कि जो एक्सेप्टेबल, उसमें मतलब जो उनका जो कंप्लेंट हो वो एक्सेप्टेबल हो और उसमें जो सारे फैक्ट है वो आ जाए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप किसी CGM के सामने, कोई मजिस्ट्रेट के सामने अपना कंप्लेंट देते हो और सही से ड्राफ्टिंग नहीं रहता तो वो गुस्सा हो जाते हैं, झल्ला जाते हैं और आपको वापस कर दे कि इसको फिर से तैयार करके लाइए, नहीं तो ये इसमें अमेंड कीजिए, करेक्ट कीजिए। तो आपको ये परेशानी ना हो इसलिए बता देते हैं कि कंप्लेंट का क्या फॉर्मेट होता है। इस वीडियो में हम हिंदी में चर्चा करेंगे कि हिंदी में हम लोग कंप्लेंट कैसे फाइल करेंगे, और जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें हम चर्चा करेंगे कि जो इंग्लिश का जो होगा फॉर्मेट वो क्या होगा। और ये पूरा फॉर्मेट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखिए, जब भी आप कंप्लेंट फाइल कीजिएगा तो सबसे पहले जो अमूमन जो हेडिंग होता है जो अपना, जैसे न्यायालय में
और उसके नीचे लिख दीजिए मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, और उसके नीचे लिख दीजिए जहाँ वो कोर्ट स्थित है, जहाँ वो जिस जिला में स्थित है वहाँ उसका नाम दे दीजिए। उसके बाद आप आ जाइए इसमें, जैसे कि अभियोग जैसे लिखते हैं ना हम लोग अंग्रेजी में कंप्लेंट नंबर, तो उसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अभियोग संख्या, वो लिख दीजिए। उसके नीचे आ जाइए नाम अभियोगी, मतलब कौन केस कर रहे हैं, नेम ऑफ द कंप्लेनेंट। उसके बाद आप दे दीजिए तीसरा पॉइंट में नेम ऑफ कंप्लेनेंट दे दीजिए। जब नेम ऑफ कंप्लेनेंट दीजिएगा तो मान लीजिए कि अगर कोई मेल है तो उनके फादर का नाम, कोई फीमेल है तो हस्बैंड का नाम, अगर वो मैरिड है तो, और अनमैरिड है तो उसमें भी फादर का ही नाम आएगा। उसके बाद एज, फिर पूरा पता में आता है एड्रेस हो गया, पुलिस स्टेशन हो गया और डिस्ट्रिक्ट हो गया। ये आपको देने के बाद लिख दीजिए उनका बनाम लिख दीजिए वर्सेस, और नीचे लिख दीजिए आप किस पे केस करना चाह रहे हैं, आप किसके विरुद्ध केस करना चाह रहे हैं। तो जो भी होगा, मान लीजिए कि आप 4 के विरुद्ध केस करने चाह रहे हैं तो पहला, और चारों का अगर एड्रेस सेम है तो नीचे सबका एड्रेस एक साथ लिखा जाएगा। लेकिन अगर चारों का भिन्न भिन्न है, अगर चारों का एड्रेस डिफरेंट है तो आपको चारों का एड्रेस प्रॉपर लिखना होगा। उसके बाद आपका क्या है कि ये तो हो गया कंप्लेंट का नाम, कंप्लेनेंट दोनों का नाम इसमें हो गया। उसके बाद आइए आपका कि आपको देना है गवाह का नाम। हाँ भाई, आपके साथ ये एक्ट हुआ है तो गवाह का क्या नाम है। गवाह के नाम आप जब एक बार दे दीजिएगा उसमें पूरा बता दीजिए गवाह का, उसमें भी प्रॉपर नाम, उम्र, पता सब आपको दे देना है। उसके बाद आपको बताना है घटना स्थल के बारे में कि भाई जो तू कंप्लेंट करने आया हो वो घटना कहाँ का है। तो घटना स्थल का पूरा पता, पूरा विवरण, यहाँ पे थे वो, यहाँ इस गांव में है, इस मोहल्ले में है, ये उसका थाना पड़ता है, ये जिला पड़ता है, वो आपको दे देना है। उसके बाद आपको देना है छठा पॉइंट में क्या देना है, 5 तो इधर हो गए। घटना का समय व तिथि, कितना बजे हुआ, किस तिथि को हुआ, ये आपको दे देना है। उसके बाद आपको दे देना है दफा जुर्म, कि आपके साथ जो जो घटना हुआ है, आपके साथ जो जो एक्ट हुआ है, इलीगल एक्ट हुआ है, वो किस किस एक्ट के किस धारा के अंडर फॉल होता है। तो जो एडवोकेट है वो मतलब बना देते हैं और आपको लिख देंगे किस किस अंडर सेक्शन में ये कंप्लेंट रजिस्टर्ड आपका होगा। उसके बाद जब दाफा और जुर्म लिखिएगा तो उसको फिर लिख दीजिए महाशय लिख के पैराग्राफ चेंज करके, जो भी आपका मतलब एक प्रॉपर जो आपके साथ इंसिडेंस हुआ है उसे आप दर्शा दीजिए। पूरा दर्शाने के बाद जब पूरा मैटर आप लिख दीजिएगा तो नीचे फिर 4 लाइन वही लिख दीजिए कि अतः श्रीमान से अनुरोध है कि उपयुक्त विषय जो कहा गया है उस पर संज्ञान लेने की कृपा करके उन्हें फिर से इन्वेस्टिगेशन का आदेश दिया जाए। ये आप जब लिख दीजिएगा तो आपका एक प्रॉपर कंप्लेंट तैयार हो जाएगा। कि दोस्तों किसी भी मतलब खास करके क्रिमिनल में ड्राफ्टिंग कोई बहुत बड़ा इसमें इशू नहीं आता है। अगर सीखना चाहोगे फिर 1-2 कर लोगे प्रैक्टिकल तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे ड्राफ्टिंग करते हैं। तो इसमें आपको समझ में आ गया कि क्या होता है कंप्लेंट और क्या होता है एफआईआर, क्या डिफरेंस है, कहाँ दिया हुआ है एफआईआर कहाँ है 154 में, कंप्लेंट तो दिया 200 से लेकर 203 तक दिया हुआ है। उसके बाद आपको फॉर्मेट बता दिए। इस तरह से आप एक फॉर्मेट बनाइए और आपके पास अगर कोई मैटर आए, खास करके वो जो न्यू एडवोकेट्स, हम लोग भी जब कॉलेज में थे तो काफ़ी मतलब इस विषय पे सोचते थे कि कैसे ड्राफ्टिंग होता है, कैसे करना है, तो उनके लिए ये बहुत लाभदायक है। और आगे भी अगर आपको किसी चीज़ पे वीडियो चाहिए या फिर किसी चीज़ पे आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और हमें ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जय हिंद दोस्तों।